हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी का वेलकम है, स्वागत है। मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सेजी कॉम्पिटिटर्स। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करेंट अफेयर्स आप देख पा रहे हैं। और आज 3 नवंबर की क्लासेस की हम यदि बात करें तो 3 नवंबर के करेंट अफेयर हम देखेंगे। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई और देखते हैं सबसे फर्स्ट छत्तीसगढ़ में क्या है आज के पिटारे में। चलिए सबसे प्रथम यदि हम बात करें तो आपको मैं बता चुका हूं पहले से ही, नेशनल गेम जो है गोवा में स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हम यदि बात करें, पहले हम बात कर लेते हैं चैन कुमारी। ठीक है, याद रखेंगे चैन कुमारी निषाद के बारे में। निषाद, चैन कुमारी निषाद। चैन कुमारी निषाद जो कहाँ से बिलोंग करती है, इसके निवास स्थान है ग्राम तरपोंगी। तरपोंगी कहाँ की रहने वाली है? तरपोंगी की रहने वाली है। इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए 37वीं राष्ट्रीय खेल, 37वीं राष्ट्रीय खेल में चयन हुआ है। चयन किसका भाई? चैन कुमारी निषाद जी का। और आप जानते हैं 37वीं राष्ट्रीय खेल जो है आयोजित कहाँ हो रहा है? आयोजित कहाँ हो रहा है भाई? गोवा में हो रहा है। लगातार आप चल रहे हैं गोवा में इनका आयोजन हो रहा है। और आप जानते हैं 21 किस तिथि को ही हो रहा है भाई? तो ये 25 अक्टूबर से स्टार्ट है, अक्टूबर से, और ये चलेगा 9 नवंबर तक। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय खेल? 37वें नंबर के राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हो रहा है? गोवा में हो रहा है। 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलेगा। और यहीं पर छत्तीसगढ़ से चैन कुमारी निषाद जी का सिलेक्शन हुआ है। किस खेल में सिलेक्शन हुआ है? याद रखिए किस खेल में ये जो है भाग लेंगे। तो याद रखें खेल कौन से खेल से संबंधित है ये? छत्तीसगढ़ मिनी गोल्फ टीम में ये हिस्सा लेंगे। याद रखें छत्तीसगढ़ मिनी गोल्फ टीम का ये हिस्सा बनी है। चलिए ठीक है, इसी से संबंधित और दूसरा करंट अफेयर आ रहा है 37वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित। याद रखेंगे, एक और नाम याद रखेंगे, प्रशांत सिंह रघुवंशी जी। प्रशांत सिंह रघुवंशी जी। और प्रशांत सिंह रघुवंशी के बारे में आपको याद रखना है, इसलिए क्योंकि इनको एक प्रतियोगिता में इनको क्या बनाया है? टेक्निकल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। किस प्रतियोगिता में? याद रखेंगे कायाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता के लिए टेक्निकल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। किसको भी? प्रशांत सिंह। टेक्निकल ऑफिसर नियुक्त किया गया किसको भाई? प्रशांत सिंह को। ठीक है, और ये खेल अभी 37वें राष्ट्रीय खेल का एक हिस्सा है। ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेल का हिस्सा है। कौन सा? आपका कायाकिंग और कैनोइंग।
ये प्रतियोगिता जो होंगे वो होगा आपका 4 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के मध्य ये देखने को मिलेगी प्रतियोगिता। और इसी प्रतियोगिता के लिए कैकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता के लिए प्रशांत सिंह को टेक्निकल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है और ये भी 37वें राष्ट्रीय खेल का हिस्सा है, याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए खेल से ही संबंधित हम आज बातें करेंगे छत्तीसगढ़ में, और खेल से संबंधित ये तीसरा करंट अफेयर आपके सामने है। चलिए, एक ट्रॉफी भी देखने को मिलेगा आपको, कब से कब तक भाई, 3 नवंबर से। चलिए, IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक मेंस अंडर 19 वनडे चैलेंजर ट्रॉफी। और आपको समझ में आया गया होगा ये किस खेल से संबंधित है, ये है क्रिकेट से संबंधित। ठीक है, तो IDFC फर्स्ट बैंक मेंस अंडर 19 वनडे चैलेंजर ट्रॉफी, चलिए खेल से संबंधित है, क्रिकेट के खेल से संबंधित है। हाँ, एक चीज़ और मैंने बताया था जब कुछ दिन पहले, हफ्ते 10 दिन पहले मैं बताया था, तो जो है IDFC बैंक और IDFC जो है फर्स्ट बैंक दोनों का विलय भी हुआ है, इसके पहले मैं बताया था, तो ये भी थोड़ा याद रखेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए इसमें हम बात करेंगे इस मेंस अंडर 19 वनडे चैलेंजर्स ट्रॉफी की। तो यदि हम बात करें तो ये आयोजन, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है भाई, ये आयोजन हो रहा है गुवाहाटी में। कहाँ पर, गुवाहाटी। ठीक है, तिथि क्या है इस जो खेल की तिथि क्या है भाई, ये तिथि है, याद रखेंगे 3 नवंबर से लेकर आपका 9 नवंबर तक ये चलेगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि इसमें, इस खेल में, इसमें छत्तीसगढ़ से क्या संबंधित है, छत्तीसगढ़ की, इस खेल में छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है इस खेल में, क्रिकेट के संबंधित इस खेल में 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। एक खिलाड़ी जिसका नाम है, याद रखेंगे, विकल्प तिवारी जी, विकल्प तिवारी। दूसरा याद रखेंगे वरुण सिंह, विकल्प तिवारी, दूसरा वरुण सिंह, और तीसरा याद रखेंगे प्रथम जाचक। नाम क्या है, प्रथम जाचक। ये 3 खिलाड़ी हैं जिनका चयन हुआ है किसमें भाई, IDFC फर्स्ट बैंक मेंस अंडर 19 वनडे चैलेंजर्स ट्रॉफी, जो गुवाहाटी में 3 नवंबर से 9 नवंबर के मध्य होने वाली है। ठीक है, तो आज हम 3 नवंबर की बातें कर रहे हैं, तो ये आप देख लीजिए। तो देखिए, ये तीनों आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित, ये जो 3 हैं, 3 करंट अफेयर्स खेल से ही संबंधित है। चलिए, ठीक है भाई, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ में आज इतना ही देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे किससे संबंधित है, राष्ट्रीय स्तर की कुछ बातें। तो राष्ट्रीय स्तर में क्या क्या है देखते लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर में, तो राष्ट्रीय स्तर में सबसे पहली है, सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे किसकी, किस करेंट अफेयर की, हुरून इंडिया परोपकार सूची 2030। ठीक है, हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023। ठीक है, हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 का लिस्ट जारी हो चुका है।
देखिए ये सूची किस लिए जारी होता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, ठीक है, जैसे टाटा बिरला हो गए, अंबानी हो गए, ठीक है, तो ये सारे अपने क्या करते हैं, जो शेयर है या फिर जो पैसे कमाते हैं उनको दान देते हैं, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अन्य अन्य क्षेत्रों में ये दान देते हैं, ठीक है, भारत को दान देते हैं। तो इसी के आधार पर कौन कितना दान दिया है 2023 में, तो इसी के आधार पर एक लिस्ट निकलता है, इसको हम कहते हैं हुरून इंडिया परोपकार, परोपकार कर रहे हैं, ठीक है, उपकार करे, परोपकार करे, जो भी, इससे आप समझ सकते हैं हुरून इंडिया परोपकार जो सूची। इस सूची में किसका किसका नाम है वो आप याद रखेंगे। इसमें अगर देखें तो प्रथम कौन है, द्वितीय कौन है, ठीक है, तृतीय कौन है या तीसरा नंबर का कौन है, ये हम देखेंगे। देखिए टॉप 10 है, टॉप 10 को हमें याद नहीं रखना है, हम याद रखेंगे सिर्फ टॉप 3 को, ठीक है, टॉप 10 को याद रखें। 10 बिजनेसमैन, 10 बड़े व्यक्तियों ने जो है क्या किया है, अपने दान दिए। टॉप 10 हम नहीं देखेंगे, टॉप 3 याद रखेंगे। चलिए, क्योंकि सभी को याद रखना पॉसिबल नहीं है। चलिए, सबसे पहले प्रथम जो स्थान पाया है वो है शिव नादर एवं फैमिली एवं परिवार, ठीक है, शिव नादर और उसके परिवार ने मिलकर क्या किया है, दान दिए। और दान देने वाले में हुरून इंडिया परोपकार सूची में 2023 में सबसे प्रथम स्थान किसका है, शिव नादर एंड फैमिली का, ठीक है, क्लियर है बातें। दूसरा है अजित प्रेम जी, कौन है भाई, अजित प्रेम जी, अजित प्रेम जी याद रखेंगे। थर्ड है मुकेश अंबानी जी, मुकेश अंबानी, ठीक है। फिर जो है गौतम अडानी का भी नाम है, याद रखें, चौथे नंबर में गौतम अडानी का नाम है, 5वें नंबर में, ठीक है, बिरला का नाम है, ये सारी आप देख रहे हैं, सॉरी, चौथे नंबर में बिरला का, 5वें में गौतम अडानी का भी नाम है, तो इसको हम याद करेंगे, तो आप ध्यान रख लीजिए। चलिए, शिव नादर जो है एवं परिवार की यदि हम बात करें, कितनी राशि दी है, कितनी राशि दी है, ठीक है। चलिए, ये राशि दी, देखिए पहली बात हम इसको ये किससे संबंधित है, ये कहाँ की है भाई, कहने का मतलब है किस जो है कंपनी की है, HCL टेक, याद रखेंगे। अजित प्रेम जी जो है विप्रो और अब जानते हैं मुकेश अंबानी रिलायंस से हैं, ठीक है, किसे हैं, रिलायंस से, ठीक है। चलिए, इन्होंने जो दान दिए हैं, कितना दान दिए हैं, तो ये याद रखिए, इन्होंने कितना दान दिए हैं ये याद रखेंगे, इन्होंने कितना दान दिए हैं ये याद रखेंगे। तो शिव नादर एवं परिवार मिलकर 2042 करोड़ का दान दिए हैं। अजित प्रेम जी ने कितना का दान दिया भाई, इन्होंने दिया है, अब इससे कम ही होगा तभी दूसरे नंबर पर है, 1774 करोड़ का दान इन्होंने दिया है। वहीं पर जो है मुकेश अंबानी की हम बात करें तो 376 करोड़ का दान दिए। फिर 287 जो है आदित्य बिरला से, अडानी ग्रुप जो है 285, इस प्रकार से टॉप 10 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे जो है प्रथम है वो है आपका शिव नादर एवं परिवार जी, ये बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखेंगे। प्रथम नाम तो याद रखेंगे, भले द्वितीय तृतीय याद ना रखें, लेकिन प्रथम नाम याद रखें, क्योंकि पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन निम्नलिखित में से हुरून इंडिया परोपकार सूची में सबसे प्रथम कौन है, ठीक है। चलिए, तो वो शिव नादर एवं परिवार, ठीक है, 2042 करोड़। यदि हम बात करें 10 टॉप 10 में 10 परोपकारी
10 परोपकारियों ने 2022-23 में कुल 5,806 करोड़ का दान दिए हैं भाई, दान दिए हैं। याद रखें, कुल 2022-23 की हम बात करें तो कुल जो है कितना 5,806 करोड़ का दान दिए हैं, टोटल 10 परोपकारी मिला के। ठीक है, तो हमें टॉप 10 नहीं देखने हैं, 10 के 10 नहीं देखने हैं, हमें टॉप 3 याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, केरल ज्योति पुरस्कार। याद रखेंगे, याद रखेंगे केरल ज्योति पुरस्कार। ठीक है, यह सर्वोच्च पुरस्कार है, राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके बारे में याद रखें, यह केरल राज्य का क्या है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भाई, नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, ये केरल राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। दूसरी बात याद रखेंगे इसके संबंध में, हाँ, प्राप्तकर्ता कौन है, प्राप्तकर्ता। ठीक है, ये पुरस्कार किन्होंने प्राप्त किया है, तो याद रख लेंगे टी पद्मनाभन, टी पद्मनाभन। टी पद्मनाभन जो है, इनको मिला है केरल ज्योति पुरस्कार, केरल ज्योति पुरस्कार से नवाजा गया है इनको भाई। चलिए, ये मलयालम साहित्य में उनके योगदान के लिए, ठीक है, ये क्या है, ये प्रख्यात लेखक है, प्रख्यात लेखक है, और इनको मलयालम साहित्य में उसके योगदान के लिए दिया गया। यह पुरस्कार किसके लिए दिया गया भाई, मलयालम साहित्य में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए, उसके योगदान के लिए क्या दिया गया है, केरल ज्योति पुरस्कार टी पद्मनाभन को दिया गया, जो प्रख्यात लेखक है। और यह राज्य का, ये जो केरल ज्योति पुरस्कार राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्लियर है यहाँ तक बातें? ठीक है, चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा, वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी, वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी। ठीक है, ये जो खाद्य पदार्थी भोजन का प्रदर्शनी लगने वाला है। वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी कहने का मतलब है भारतीय जो खाद्य पदार्थ है, भारतीय जो भोजन है, उसका प्रदर्शनी लगने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये कहाँ जो है, इसका प्रदर्शनी कहाँ लगेगा, प्रदर्शनी कहाँ लगेगा, याद रखेंगे। इसका उद्घाटन, पहली बात तो उद्घाटन किसने किया, तो उद्घाटन श्री कौन है भाई, पीएम नरेंद्र मोदी जी, पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनको क्या किया गया है, इनका उद्घाटन किया गया है। ये तिथि, वर्ल्ड फूड इंडिया की तिथि जो प्रदर्शनी है उसकी तिथि क्या है भाई, याद रख लेंगे 3 नवंबर सन 2023 से कब तक, 5 नवंबर सन 2023 तक, 3 नवंबर से 5 नवंबर के मध्य ये होगा, जिसका उद्देश्य है दुनिया
भर में या दुनिया को समृद्ध भारतीय खाद्य संस्कृति का प्रदर्शन करना। समृद्ध भारतीय खाद्य संस्कृति का प्रदर्शन हेतु ये जो है प्रदर्शनी लगाई जाएगी। क्लियर है? चलिए एक चीज और याद रख लेंगे, चौथे नंबर की बात करें। केरल धार्मिक पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए एक माइक्रोसॉट बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च किया है। ठीक है, किसने किया भाई? केरल। केरल की यदि बात करें, केरल की पहले हम भी बात किए थे, तो केरल की भी बात करें तो पूरा मैं लिख देता हूँ। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बहुभाषी कहने का मतलब है एक से अधिक भाषा। ठीक है, बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा। कौन करेगा भाई? केरल लॉन्च करेगा। ठीक है, जिसमें से धार्मिक स्थलों और तीर्थ स्थल को बढ़ावा देना है। ठीक है, पर्यटन को, धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल को बढ़ावा देने के लिए केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा, जिसमें आप क्या है उस साइड में जाकर जो केरल से संबंध, केरल में जो भी पर्यटन स्थल हैं, जो भी धार्मिक स्थल हैं, उन पर आप क्या कर सकते, देख सकते हैं, नज़र रख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, घूमने के लिए ये सर्च कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया माइक्रोसाइट। इस साइड में जाकर उससे संबंधित पर्यटन और धार्मिक स्थल आप पहुँच सकते हैं वहाँ पर। चलिए, ये है आपके चौथे नंबर। क्लियर है भाई? 4 हो गए आपके। पांचवा मैं यही बता देता हूँ, 5वें नंबर के बारे में बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी साहब के बारे में बात कर लेते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं हमारे। और इनके बारे में क्यों याद रखेंगे? क्योंकि इनको बनाया गया है, श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, गुजरात श्री सोमनाथ ट्रस्ट, गुजरात श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए, जिनका कार्यकाल होगा, इनका कार्यकाल कितना होगा भाई इस अध्यक्ष के रूप में? वो होंगे 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए होगा? 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होगा नरेंद्र मोदी जी का। ठीक है, मोदी जी के बारे में याद रखेंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक बातें आप लोगों को? ये हो गया 5 के बाद चलते हैं 6ठे नंबर की बात करते हैं। 6ठे नंबर में क्या है, याद रखेंगे आरबीआई के बारे में याद रखेंगे। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ने लगाया विभिन्न बैंकों पर जुर्माना। ठीक है, आरबीआई ने लगाया विभिन्न बैंकों पर जुर्माना। चलिए देखिए, आरबीआई ने इसलिए जुर्माना लगाया है क्योंकि जो विभिन्न बैंक, हम बात करेंगे कौन कौन से बैंक पर जुर्माना लगाया है, वो बैंक
मापदंड ये सभी का उल्लंघन करने के कारण, ठीक है, सब विभिन्न बैंकों ने अलग अलग जो नियम थे, ठीक है, अलग अलग प्रकार के उन्होंने क्या है कि उल्लंघन किए नियम मापदंड, ठीक है। बैंक के जो है रेगुलेशन एक्ट होते हैं, बैंक के नियम होते हैं, ठीक है, उनका उल्लंघन किया है और उन्हीं के कारण आरबीआई ने जो है ऐसे बैंकों पर जुर्माना लगाया, ठीक है। तो कौन से बैंक पर कितना कितना जुर्माना लगाया वो हम देख लेते हैं। चलिए, तो याद रखेंगे सबसे फर्स्ट एक तो आपका है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक या जिसे हम कहते हैं पीएनबी, इन पर जुर्माना लगाया कितना, ठीक है, कितना 72 लाख का जुर्माना लगाया है, याद रखेंगे। फिर याद रखेंगे जो है फेडरल बैंक पर जुर्माना लगाया है कितना भाई, बैंक फेडरल बैंक का जुर्माना लगाया कितना, 30 लाख का जुर्माना फेडरल बैंक पर लगाया है, ठीक है। सभी ने अलग अलग तरीके से नियम का उल्लंघन किया है, मापदंडों का उल्लंघन किया है, जिसके कारण से जुर्माना लगाई हुई। चलिए, कोस्मट्टम फाइनेंस और कोस्मट्टम फाइनेंस ने फाइनेंस जो है वो उस पर जुर्माना कितना है, 13.38 लाख का जुर्माना लगाया है। वहीं पर मर्सिडीज बेंज, ठीक है, मर्सिडीज बेंज फाइनेंशियल सर्विसेज इस पर जो जुर्माना लगाया वो कितना है, 10 लाख का, याद रखेंगे, ठीक है। तो अलग अलग जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं विभिन्न बैंकों ने जो है नियम तोड़े हैं, उल्लंघन किया है, मापदंडों को उल्लंघन किया है अलग अलग प्रकार के। तो नेशनल बैंक को 72 लाख का जुर्माना नेशनल बैंक पर लगाया है, पंजाब नेशनल बैंक पर। फेडरल बैंक पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है। कोस्टम फाइनेंस पर 13.38 लाख का, और मर्सिडीज बेंज फाइनेंस सर्विसेज पर जो है 10 लाख का जुर्माना लगाया, याद रखेंगे आरबीआई द्वारा। तो ये 6ठे नंबर का करंट अफेयर। अब देख लेते हैं सातवां क्या बोल रहा है भाई। चलिए, भारत निर्वाचन आयोग और शिक्षा मंत्रालय के मध्य समझौता। भारत निर्वाचन आयोग और शिक्षा मंत्रालय के मध्य समझौता। चलिए, देखिए भारत, और अब जानते हैं अभी जो है, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के चुनाव हैं, ठीक है, 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। 7 नवंबर को और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं, 2 फेज में, 2 चरण में चुनाव हैं। पहले चरण में 7 नवंबर को 20 सीटों पर चुनाव होगा, ठीक है, 90 विधानसभा सीट है, उसमें से 20 विधानसभा या 20 सीटों पर चुनाव होगा। वहीं पर 17 सीटों पर चुनाव 17 नवंबर को होगा, ठीक है। और लगातार भारत निर्वाचन आयोग अलग अलग से कहीं ऐप बना रहे हैं, राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन नियुक्त कर रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ जो है इस प्रकार से समझौता कर रहे हैं, ठीक है, सी विजिल ऐप भी बनाया है, ठीक है, और राजकुमार राव को क्या नेशनल आइकॉन चुना है। तो बहुत सारी यही चीज़ देखने को मिला है, ठीक, कुछ बुक भी लॉन्च किए हैं, देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया है। तो यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग और शिक्षा मंत्रालय के बाद किस बारे में समझौता हुआ है, याद रखेंगे, ये जो शिक्षा मंत्रालय और भारत निर्वाचन आयोग के लिए इस बात पर समझौता हुआ कि जो 18 वर्ष से ऊपर है, जो बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे बच्चों को
मतदाता ठीक है जो मतदान दे सकते हैं, 18 वर्ष ऊपर हो चुका है तो मतदान देंगे, जाहिर सी बात है। तो ऐसे बच्चों को मतदान के प्रति जागरूक होने के लिए कि मतदान में ठीक है मतदान के प्रति जागरूक हो, ठीक है अपनी जो है भूमिका को समझे, अपनी भूमिका को समझे, भविष्य को सुदृढ़ बनाए। इस प्रकार से मतदाता जागरूकता के लिए ये दोनों के बीच समझौता हुआ। अब शिक्षा मंत्रालय और भारत निर्वाचन आयोग के बीच समझौता हो गया। इसका मतलब जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पर कैसे मतदान करना है, ठीक है, कहने का मतलब मतदान जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, ठीक है, मतदान जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए यही बात है तो इसको लिख लेते हैं, क्या है, स्कूल एवं कॉलेजों में छात्र चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कर्तव्यों को जाने, ठीक है। उद्देश्य क्या है, स्कूल एवं कॉलेज के छात्र चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं के रूप में भाग लेकर आने, ठीक है, अपने कर्तव्यों का पालन कर दें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, ठीक है। और इसके लिए जो मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाए, मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर बच्चों को समझाए, ठीक है, बच्चों को मतदान के बारे में उनको अवगत कराए, ठीक है। तो इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग और शिक्षा मंत्रालय के बीच समझौता हुआ, ठीक है। क्लियर है पूरी बातें। तो फर्स्ट हुरो इंडिया परोपकार सूची, सेकंड केरल ज्योति पुरस्कार, थर्ड वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी, फोर्थ केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट, ठीक है। पांचवा सोमनाथ ट्रस्ट में नरेंद्र मोदी जी को इनके अध्यक्ष बनाए गए। आरबीआई ने लगाया विभिन्न बैंकों पर जुर्माना और भारत निर्वाचन आयोग और शिक्षा मंत्री के मध्य समझौता। ये 7 जो है करंट अफेयर राष्ट्रीय स्तर से, और ये राष्ट्रीय स्तर से हो जाते हैं आपका समाप्त। क्लियर है, आज की क्लास का राष्ट्रीय स्तर का देख चुके हैं। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्या क्या चीज़ है वो हम देख लेते हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सबसे फर्स्ट हम देखेंगे, याद रख लेंगे आप लोग, भारत संयुक्त अरब अमीरात के मध्य समझौता। भारत संयुक्त अरब अमीरात के मध्य समझौता भाई। और समझौता किस बारे में हुआ वो हम देखेंगे। देखिए, भारत की जो है कौन, धर्मेंद्र प्रधान जी, और धर्मेंद्र प्रधान कौन है भाई, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री है, ठीक है। कौन है ये, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अब यदि हम बात करें संयुक्त अरब अमीरात, तो संयुक्त अरब अमीरात के जो है डॉक्टर अहमद अल फलासी। चलिए, ये कौन है भाई, ये है यहाँ के संयुक्त अरब अमीरात के
क्या है, शिक्षा मंत्री हैं। इन दोनों के मध्य क्या हुआ है, समझौता हुआ। ठीक है, इन दोनों देशों के मध्य। तो भारत की जो है धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं, और संयुक्त अरब अमीरात के डॉक्टर अहमद अल फलाशी, जो कि शिक्षा मंत्री हैं यहाँ के। इन दोनों के बीच इस बात पर समझौता हुआ कि शिक्षा को बढ़ावा देने, शैक्षणिक जो है संस्थानों को, शिक्षा को और टेक्नोलॉजी को, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के मध्य समझौता हुआ। तो उद्देश्य क्या है भाई, लिख लेते हैं। चलिए, का उद्देश्य है, इस समझौते का उद्देश्य है कि दोनों देशों के शैक्षिक सहयोग को मजबूत करना। ठीक है, इनका उद्देश्य है, दोनों देशों के शैक्षिक सहयोग को क्या करना, मजबूती प्रदान करना इनका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, याद रखेंगे, मिग्यूटमैन थर्ड। क्या है भाई, मिन्यूट, अजीब टाइप का नाम है भाई, मिन्यूट मैन थर्ड। ठीक है, मिसाइल है। क्या है ये, मिसाइल है, मिन्यूटमैन थर्ड मिसाइल। और ये मिसाइल की हम बात करें तो ये किसकी मिसाइल है भाई, किस देश की मिसाइल है, तो ये अमेरिका सेना द्वारा, ठीक है, सफल परीक्षण किया गया है। ये किसका है, मिसाइल है अमेरिका का, अमेरिका, याद रखेंगे। तो इस मिसाइल का अमेरिकी सेना द्वारा सफल परीक्षण किया गया, किया गया। ठीक है, चलिए दूसरी बातें इसे करें तो यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके बारे में याद रखें, यह एक अंतर महाद्वीप सागरी द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, जो बनाई गई है, किस कंपनी द्वारा बनाई गई है, याद रखेंगे, इसका निर्माण किया गया है बोइंग कंपनी। ठीक है, याद रखेंगे, किस कंपनी द्वारा, बोइंग कंपनी। इसका निर्माण, इस जो है मिग्यूटमैन मिसाइल का निर्माण बोइंग कंपनी द्वारा किया गया है, कंपनी। ठीक है, चलिए बोइंग का थर्ड पार्ट है ये भाई, तीसरा है। ये बोइंग स्टार्ट हुआ था, याद रखेंगे, सॉरी मिग्यूटमैन का ये क्या है, थर्ड पार्ट है। मिग्यूटमैन जो है स्टार्ट हुआ था, ये शुरुआती दिने 1960 के दशक में इसकी जो शुरुआत में आप देख पाएंगे मिग्यूटमैन फर्स्ट, और मिग्यूटमैन फर्स्ट आया था 1960 के दशक में, ये इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब सेकंड भी आ गया, अब ये थर्ड है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीसरे नंबर का है। तो मिग्यूटमैन क्लियर है, याद हो जाएगा, ये दोनों बातें याद हो जाएंगी। चलिए तीसरा पर हम चलते हैं, थर्ड नंबर पर। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, भारतीय स्टेट बैंक की नई शाखा कहाँ बन रही है भाई, श्रीलंका में।
श्रीलंका में भारतीय स्टेट बैंक, या हम सीधा लिख देते हैं SBI, ठीक है, मैं लिख देता हूँ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। श्रीलंका में SBI की नई शाखा या SBI की शाखा का उद्घाटन चलिए, SBI की शाखा का उद्घाटन किसने किया भाई? उद्घाटन किसने किया भाई साहब? तो याद रख लेंगे, निर्मला सीतारमण जी। किसने? निर्मला सीतारमण। और ये वित्त मंत्री है। कौन है भाई? वित्त मंत्री, भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा उद्घाटन किए, ठीक है। और एक उद्घाटन किस स्थान में किया? त्रिकोमाली, और ये कहाँ पर है? जाहिर सी बात है श्रीलंका में होंगे, तो श्रीलंका के त्रिकोमाली में उनका उद्घाटन किया। याद रखेंगे जो है निर्मला सीतारमण जी 3 दिवसीय यात्रा पर निकले थे, ठीक है। 3 दिवसीय यात्रा के दौरान, 3 दिवसीय श्रीलंका यात्रा के दौरान, ठीक है, इन्होंने क्या किया? इस SBI बैंक की शाखा को उद्घाटन किया। कहाँ पर? त्रिकोमाली, श्रीलंका में। याद रखेंगे हम, ठीक है। एक चीज़ और याद रखेंगे, यही जो है चौथा नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, ठीक है। और ये किस तिथि को मनाया जाता है भाई? अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। तो याद रखेंगे ये किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 नवंबर को, ठीक है। 3 नवंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस जो है रिजर्व दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो बायोस्फीयर अब जानते हैं, जो जीव जंतु को संरक्षण करना, जो बहुआयामी जीव है, बहुत सारे जो जीव है, जो है विविधता पाई जाती है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी अब पढ़े होंगे, बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर, ठीक है, ये सब पढ़े होंगे अगर आप जो है इकोलॉजी इन्वायरमेंट की क्लास अगर पढ़े हैं, ठीक है। जैव विविधता क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो है बायो जो है स्फीयर रिजर्व क्या है, ये सारी चीज़ पढ़े होंगे। तो वहाँ पर जो पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, उनको संरक्षण करने के लिए, ठीक है, ये बायोस्फीयर रिजर्व किया जाता है। तो वो उसके जो है रिजर्व करने के लिए एक दिन क्या किया है, उसके जो है जश्न में बोल सकते हैं एक दिन बनाया जाता है, तो वो कहते हैं 3 नवंबर। देखिए, ये स्टार्ट हुआ था 2022 से, यूनेस्को, ठीक है, स्थापित किया गया था यूनेस्को द्वारा 2022 में यह दिवस स्थापित किया गया था। यह दिवस क्या किया गया था भाई? स्थापित किया गया था, ठीक है। और प्रति वर्ष हम क्या करें, 3 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस मनाएंगे, याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक बातें, सारी चीज़ें? चलिए, तो ये भी हो गए आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें। क्लियर है? छत्तीसगढ़, फिर राष्ट्रीय, फिर अंतर्राष्ट्रीय। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं भाई, यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि हो गया आज का क्लास। और नेक्स्ट क्लास में 4 नंबर के टॉपिक में फिर मिलेंगे आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। तब तक देखते रहिए आप हमारा यूट्यूब चैनल CG कॉम्पिटिटर्स। चलिए, लगातार क्लास जारी रहेगा, और प्रयोगशाला परिचायक की क्लास, और साथ ही साथ जो है छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की भी क्लास लगातार जारी है, तो वो भी देखते रहिए इसी यूट्यूब चैनल पर। चलिए, थैंक यू, बाय, मिलते हैं आप लोगों से, थैंक यू।